आज हम साम्राज्यवादी चोल और उनकी उपलब्धियां, इसके अंतर्गत चोलकालीन सभ्यता और संस्कृति, जिसमें साहित्य, चोल कला, उनमें मंदिरों में कोरंगनाथ का मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोट का चोलपुर का मंदिर और मूर्तिकला, श्रीलंका के साथ संबंध और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ चोलों का संबंध, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पूर्व हमने चोलों की शासन व्यवस्था के बारे में समझा था और चोल राजाओं ने किस प्रकार से शासन किया और शासन को सुचारू रूप से चलाया। तो आज हम विस्तार से देखेंगे। इससे पहले हमने स्त्रियों की दशा और उनके बारे में जाना, व्यापार को समझा, कृषि को समझा। तो आज हम चोलकालीन सभ्यता संस्कृति के अंदर साहित्य, तो साहित्य किसी भी काल का हो, वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो एक स्रोत भी है साहित्यिक रूप में, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो उसमें साहित्यिक चोलों के समय में विभिन्न विद्वान हुए जिन्होंने अपनी रचना के द्वारा यह प्रस्तुत किया कि चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की रही और चोल राजा किस प्रकार से अपने शासन को संचालित करते थे। और इन विद्वानों से यह भी स्पष्ट होता है कि जो राजा हुए, चोल राजा, उन्होंने विद्वानों को आश्रय भी दिया, उनको सहयोग भी दिया। और बौद्ध विद्वान, जैन विद्वान भी हुए जिन्होंने अपनी साहित्यिक रचना के द्वारा तमाम बातों को उजागर किया। तो आज हम विस्तार से देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में चोल शासन काल में सृजनात्मक कार्य हुआ, मतलब रचनाओं का सृजन हुआ। इस समय तमिल और संस्कृत में व्यापक साहित्य रचा गया। तो किन भाषाओं में? तमिल भाषा और संस्कृत भाषा में चोल शासन काल में साहित्यों की अधिक रचना हुई। कुछ साहित्य का सृजन पाली में भी हुआ, पाली भाषा, जिसमें मुख्य योगदान बौद्ध भिक्षुओं का भी रहा। तो बौद्ध भिक्षु भी साहित्यिक रचना में रुचि रखते थे और उन्होंने जिस भाषा का जो प्रयोग किया वो थी पाली भाषा। संस्कृत क्षेत्र में कुमारिल और शंकर, अगर हम संस्कृत की बात करें तो इसमें विद्वान हुए कुमारिल और शंकर। जैसी विभूतियों में भी इस युग की प्रमुख देन है और इन्होंने संस्कृत क्षेत्र में साहित्य का सृजन किया। अब इसके बाद राजराज प्रथम के समय में जो है राजराजेश्वर नाटकम, राजराज प्रथम जिन्होंने ये प्रतापी राजा हुए हैं चोल काल में, और इन्होंने चोल वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया अपने कार्यों के द्वारा। तो इनके समय में राजराजेश्वर नाटकम और राज विजयम की रचना हुई, इन ग्रंथों की रचना हुई। इसके अतिरिक्त जो महान विद्वान हुए हैं और उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की है उसको हम जानेंगे। तो तिरुनारायण भट्ट, ये विद्वान हुए तिरुनारायण भट्ट, जिन्होंने रचना किसकी की है? कुलो तुंग चोल चलते की इन्होंने रचना की है, तिरुनारायण भट्ट ने। इसके बाद कमलालय भट्ट, दूसरे विद्वान कमलालय भट्ट, इन्होंने कन्निभम पुराणम पूलिपुर नाटकम की रचना की। तो कमलालय भट्ट भी साहित्यिक रचनाकार, प्रमुख साहित्यकार रचनाकार माने जा सकते हैं। इसके बाद है देवर, इनकी रचना है शिवक सिदामणि और तमिल साहित्य के महाकाव्यों में सबसे महान कृति इसको माना जाता है। तमिल
भाषा की सबसे महान कृति किसको माना जाता है? शिव शिरोमणि, जिसके रचनाकार है तिरुत्तकदेवर। इसके बाद है कल्लाडनार, ये भी विद्वान हुए हैं और इन्होंने किसकी रचना की है? कल्लाडम काव्य की रचना इन्होंने की। तो कल्लाडनार इन्होंने रचना की है, कल्लाडम काव्य की रचना। फिर हुए जय गोडार, एक अन्य विद्वान हुए जय गोडार, जिनका जो रचना है कलिंग नुपरणी, कलिंग नुपरणी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में पाली भाषा, संस्कृत, तमिल, इन साहित्यों इन भाषाओं में महत्वपूर्ण रचना हुई और इसमें इससे चोल वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और कुमारन और शंकर जैसी विभूतियाँ इस समय हुई संस्कृत साहित्य की। और बौद्ध भिक्षुओं ने भी रचना की जिन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। और राजराज प्रथम के समय में राजराजेश्वर नाटकम और राजराज विजयम की रचना हुई। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं उसमें तिरुनारायण भट्ट, कमलालय भट्ट, तिरुत्तकदेवर, कल्लाडनार और जय गोडार। अब हम देखते हैं कि इसी समय में कंबन भी एक महान कवि हुए हैं। तो कुलोत्तुंग तृतीय के समय प्रसिद्ध कवि कंबन हुए। उन्होंने रामायण नामक काव्य की रचना की। तो कंबन की जो प्रमुख रचना है वो है रामायण, ठीक है, रामायण। इसके बाद चोल कला। अब चोलों की कला के बारे में जानेंगे। चोल कला का प्रारंभ पल्लव काल से माना जाता है। पल्लव काल से ही चोल कला का जो है वो विकसित हो चुकी थी, क्योंकि चोलों ने पल्लवों और पांड्यों का स्थान लिया था। किसका? चोलों ने पल्लवों और पांड्यों का स्थान लिया था। चोलों ने पल्लवों और पांड्यों की कला को ही विकसित किया। मतलब इन्होंने एक नई कला को विकसित नहीं किया, बल्कि पूर्व में जो कला चली आ रही थी पल्लवों और पांड्यों की, उसी को इन्होंने डेवलप किया यानी विकसित किया। कांस्य मूर्तियों को बनाने में तो चोलों की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उनका सौंदर्य अद्वितीय है। विशाल मूर्तियों के लिए धातु बनाने की उनकी जो तकनीक थी वो उच्च कोटि की थी। मतलब विशाल मूर्तियों के लिए धातु बनाना और उसको सांचे में डालना, फिर वो मूर्तियां बन जाती थी। तो ये जो तकनीक थी वो चोलों की उच्च कोटि की थी। इसके बाद मंदिर। अब मंदिरों के बारे में देखते हैं। चोलों के दीर्घकाल शासन में समूचा तमिल प्रदेश अनेक छोटे बड़े पत्थर के मंदिरों से भर गया था। तो मंदिरों का भी निर्माण चोल शासनकाल में हुआ और जो समूचा तमिल प्रदेश था वो छोटे बड़े पत्थर के मंदिरों से भर गया था। यानी मंदिरों के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। चोलों के मंदिर वास्तु की दृष्टि से उप मंदिरों का शासन करते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिरों के स्तंभों में दंड और शीर्ष के बीच पदम बंद है और शीर्ष के नीचे की ओर कलश भी आ जाता है। शीर्ष फलक एवं पलगे का काफी विस्तार हो जाता है। तो मंदिर जो कला है चोलों की वो उच्च कोटि की है और इसमें मंदिर उप मंदिरों पर शासन करते हुए प्रतीक दिखाई देते हैं। इसके बाद है जो मंदिरों में जो प्रमुख मंदिर है, जिसमें अगर देखें तो कोरंगनाथ का मंदिर। अब मंदिर स्थापत्य कला में देखते हैं कोरंगनाथ का मंदिर परांतक प्रथम के समय का सबसे प्राचीन मंदिर त्रिचनापल्ली जिले के श्रीनिवासन लूर नामक स्थान में है। इसे कोरंगनाथ का मंदिर कहते हैं। तो परांतक प्रथम जो शासक हुआ है उसके समय में जो प्रसिद्ध मंदिर जो है जो श्रीनिवासन लूर नामक स्थान पर इसे कोरंगनाथ का मंदिर कहते हैं। अब इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की कुल लंबाई 50 फीट है। कितनी? 50 फीट। इसमें गर्भ है 25 × 25 है
और मंडप 25x20 है इसका, और गर्भगृह के ऊपर 20 इंच ऊंचा शिखर है, और विमान पर खूब उगड़ी हुई मूर्तियों के द्वारा अलंकरण किया गया है। मतलब विशेष प्रकार से मूर्तियों का अलंकरण देखने को मिलता है इस मंदिर के शिखर पर। इन मूर्तियों में सबसे जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो है काली की मूर्ति। कौन सी मूर्ति है? काली की। तो कोरलनाथ का मंदिर कब बना? परांतक प्रथम के समय में, और ये तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीनिवासलूर नामक स्थान में है। इसे कोरलनाथ का मंदिर कहते हैं। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। तो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे। इस मंदिर में चोल कला का बहुत अधिक विकास दिखाई देता है। कौन सा मंदिर? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल नरेश राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। दक्षिण के मंदिरों में यह सबसे बड़ा और ऊंचा है। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर बने उसमें सबसे जो बड़ा ऊंचा कौन सा मंदिर है? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। इसका मुख्य भवन 180 फीट लंबा पिरामिड के आकार का है, और विमान मंदिर से 190 फीट ऊंचा है। इसका जो विमान है वो कितना है? 190 फीट ऊंचा। इस मंदिर के 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग? नंबर 1 गर्भगृह मंडप, नंबर 2 नंबर 3 अर्धमंडप, और नंबर 4 बहिर्भाग जिसमें नंदी स्थापित किए गए हैं। तो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर की लंबाई चौड़ाई हमें देगी। दक्षिण के मंदिरों में ये सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर है, जिसका मुख्य भवन है 180 फीट लंबा, पिरामिड के आकार का है। इसका विमान मंदिर से 190 फीट ऊंचा है। और इस मंदिर के कौन कौन से 4 भाग हैं? गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप, बहिर्भाग जिसमें नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके बाद है गंगैकोंड चोलपुर का मंदिर। नेक्स्ट मंदिर है गंगैकोंड चोलपुर का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम, मतलब चोल वंश का जो एक राजा हुआ है, प्रसिद्ध राजा जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसकी शैली तंजौर के मंदिर के समान है। जो तंजौर का मंदिर है उसी के समान इस मंदिर की जो शैली है। इसलिए पर्सी ब्राउन ने इस मंदिर को पर्सी ब्राउन ने क्या तुलना की है? किससे? तंजौर का जो मंदिर है वो गंगैकोंड चोलपुर के मंदिर से इसकी तुलना की है। इसे तंजौर की संगिनी की संज्ञा दी है। पर्सी ब्राउन जो इसको संज्ञा किससे देते हैं? तंजौर की संगिनी। मंदिर आयताकार है। गंगैकोंड चोलपुर का मंदिर जो है वो आयताकार है, जिसकी भुजाएं 340x100 है, जिसका शिखर 150 फीट ऊंचा है। इस मंदिर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्धमंडप, बहिर्भाग। इसका मंडप 175 फीट लंबा और 95 फीट चौड़ा है। तो गर्भगृह, इसके भाग कौन कौन से हैं? गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्धमंडप, बहिर्भाग। इसका मंडप 150 फीट लंबा और 95 फीट चौड़ा है। 175 फीट लंबा और 95 फीट चौड़ा है। इसके बाद मूर्ति कला। अब मूर्तियों में नटराज की जो मूर्ति है वो अपना विशेष स्थान रखती है। तो चोल मूर्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 व्यक्ति के अंकन, नंबर 2 देव प्रतिमाएं, मतलब व्यक्ति की मूर्तियों का भी निर्माण इस समय किया गया। दूसरे प्रकार की मूर्तियां देव प्रतिमाएं, देवताओं की मूर्तियां। तीसरा अलंकरण के लिए बनी मूर्तियां और प्रतिमाएं। तो ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम चोल काली मूर्ति कला को देखें तो 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला है व्यक्ति के अंकन, दूसरा देव प्रतिमाएं, नंबर 3 अलंकरण के लिए बनी मूर्तियां, प्रतिमाओं। शैव मूर्तियों की प्रधानता है।
शिव जी की मूर्तियों की प्रधानता है, जिसमें हम उदाहरण के रूप में देखते हैं नटराज की मूर्ति। तो ये शैव मूर्तियों की प्रधानता दी हुई चोल मूर्ति कला। कुछ सुंदर वैष्णव और जैन मूर्तियां भी दिखाई देती हैं इस समय। शैव मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और जैन मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। मूर्तियों में नटराज की प्रधानता है। और नटराज कौन कौन से? नागेश्वर के नटराज सभी नटराजों में संभवतः सबसे बड़े सुंदर नटराज हैं। तो नागेश्वर के नटराज जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर और बड़े हैं। श्रीलंका के साथ संबंध, अब नेक्स्ट जो बिंदु है वो श्रीलंका का से संबंध और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ चोलों का संबंध। तो श्रीलंका के साथ संबंध में हम देखते हैं कि श्रीलंका के साथ राजनीतिक संबंध और संघर्ष की शुरुआत चोलों के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। और श्रीलंका से राजनीतिक और व्यापारिक और अन्य प्रकार के संबंध विभिन्न चोल शासकों के काल में बने रहे, क्योंकि श्रीलंका से बड़े पैमाने पर आयात निर्यात भी होता था और श्रीलंका एक महत्वपूर्ण जगह चोलों के शासनकाल। लेकिन संघर्ष की स्थिति भी इस समय हमें देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ चोलों का संबंध, तो दक्षिण पूर्वी एशिया से हमारा अभिप्राय उन देशों और द्वीपों से है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इनमें चंपा, कंबुज, मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, बर्मा और सियाम मुख्य हैं। इनसे चोलों के व्यापार और सांस्कृतिक संबंध कायम रहे, क्योंकि संस्कृति का आदान प्रदान होता रहा, चाहे वो राजराज प्रथम हो, राजेंद्र प्रथम, परांता। तो इनके शासनकाल में हमें ये देखने को मिलता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अच्छे संबंध हुए। और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश आते हैं यानी उनमें चंपा, कंबुज, मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, बर्मा और सियाम मुख्य हैं। तो आज हमने इस वीडियो में साम्राज्यवादी चोल और उनकी उपलब्धियों के अंतर्गत चोलकालीन सभ्यता और संस्कृति के विषय के अंतर्गत साहित्य में हमने ये देखा कि संस्कृत साहित्य को किस प्रकार से बढ़ावा मिला। तमिल साहित्य, इसमें राजराज प्रथम के समय में राजराजेश्वर नाटकम और राजराज विजयन की रचना होती है। प्रमुख जो विद्वान हुए जिसमें तिरुनारायण भट्ट, कमलाला भट्ट, तिरुत्तदेवर, कल्ला देनार और जय गोडार और कंबन की जो रचना है रामायणम। चोल कला में हमने देखा विशाल मूर्तियों को बढ़ावा मिलता है और चोलों ने पल्लवों पांड्यों का स्थान लिया था और चोलों ने पल्लवों पांड्यों की जो कला थी उसी को आगे विकसित किया। मंदिरों में हमने देखा कि किस प्रकार से कोलमनाथ का मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है, चोल के समय बना। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोट चोलपुर का मंदिर और मूर्ति कला में हमने देखा कि 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्ति के अंकन, देव प्रतिमाएं, अलंकरण के लिए बनी मूर्तियां। प्रतिमाओं में शैव मूर्तियों प्रधानता है और वैष्णव और जैन मूर्तियां भी मिली हैं। मूर्तियों में नटराज की प्रधानता है और नागेश्वर के नटराज सभी नटराजों में सबसे बड़े सुंदर नटराज हैं। तो श्रीलंका के साथ चोलों का संबंध और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ चोलों का संबंध। तो आज हमने इन बिंदुओं को समझा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला विषय समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।